हेलो स्टूडेंट्स, दैट्स मोहित सोनी फ्रॉम रेजोनेंस पीसीसीबी डिवीज़न। तो बच्चों, लास्ट क्लास में हमारा चैप्टर चल रहा था जो हमने स्टार्ट किया था स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो उससे पहले लास्ट क्लास में हमने बातें कर ली थी डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन की, कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी आखिर कैसे हुई, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट क्या था, सीआरटी ट्यूब क्या थी, ठीक है। और एनोड रेज की डिस्कवरी भी हमने देख ली थी कि एनोड रेज की डिस्कवरी कैसे हुई थी। एनोड रेज की डिस्कवरी के बेसिस पे हमने देख लिया था बच्चों के प्रोटॉन की डिस्कवरी कैसे हुई थी, ठीक है। तो कैथोड रेज की डिस्कवरी के बेसिस पे हमने क्या देखा था, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। और एनोड रेज की डिस्कवरी जो हुई थी, या एनोड रेज का जो एक्सपेरिमेंट हुआ था, उसके बेसिस पे हमने किसके बारे में पढ़ा था बच्चों, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन के बारे में। क्लियर है? तो उसी को हम आज कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, नेक्स्ट जो स्लाइड है आपके पास, क्या लिखा हुआ है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोटॉन। कि हमने जो एनोड डिस्कवरी ऑफ एनोड, या हम बोले कि लास्ट क्लास में हमने इतनी बातें देख ली थी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनोड रेस। इस बेसिस पे हमने देखा था कि एनोड रेस जो है उसके अंदर जो आपके पार्टिकल्स हैं वो किसके हैं, प्रोटॉन्स के। तो प्रोटॉन्स की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं बच्चों, उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है, अ प्रोटॉन इज अ सब एटॉमिक पार्टिकल व्हिच कंस्टिट्यूट एनोड रेस प्रोड्यूस्ड व्हेन हाइड्रोजन इज टेकन इन द डिस्चार्ज ट्यूब। तो ये आपको याद रखना है बच्चों। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि जो गैस वहां पर थी, हाइड्रोजन गैस को क्यों लिया, क्योंकि हाइड्रोजन गैस का जो थॉमसन ने जो E/m रेशियो निकाला बच्चों, क्या रेशियो, E/m रेशियो जो है हाइड्रोजन गैस के लिए मैक्सिमम आ रहा था, ठीक है, मैक्सिमम आ रहा था। तो हाइड्रोजन गैस को अगर लें तो हाइड्रोजन गैस में मैंने बताया था बच्चों कि इसके अंदर जो आपका एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन है एक इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन है एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर लगा रखे हैं इलेक्ट्रोड, ठीक है। यहाँ पर है आपका ये कौन सा, और वहां पर जो है परफोरेटेड किसको किया था, एनोड को या कैथोड को, किसको किया था, एनोड को, ठीक है। तो परफोरेटेड एनोड लिया यहाँ पर। तो इस बेसिस पे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकल जाएंगे, क्या रहेगा, पॉजिटिव चार्ज, क्या रहेगा बच्चों, पॉजिटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे बाहर निकलेंगे तो इलेक्ट्रॉन तो जाएंगे कि सपोज ये आपका प्लस है और ये है आपका माइनस, तो प्लस वाला किसकी तरफ जाएगा बच्चों, माइनस की तरफ, ठीक है। और ये इलेक्ट्रॉन्स किधर जाएंगे बच्चों, पॉजिटिव की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, तो हम बोल सकते हैं कि हाइड्रोजन, हाइड्रोजन में क्या है, हाइड्रोजन में से इलेक्ट्रॉन निकला तो इसने क्या बनाया, H+, और इसी को हम क्या बोल रहे हैं बच्चों, प्रोटॉन। क्या बोल रहे हैं, प्रोटॉन। ये बात क्लियर है? आगे देखिए, तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ बच्चों, तो क्या लिखा हुआ है, रेज प्रोड्यूस्ड व्हेन हाइड्रोजन इज टेकन इन द डिस्चार्ज ट्यूब, ठीक है। चार्ज ऑफ प्रोटॉन की बात करें तो सीधी सी बात है बच्चों, जो आपके प्रोटॉन पर चार्ज होगा, जो प्रोटॉन है यानी प्लस चार्ज है, किसकी तरफ जा रहा है, माइनस की तरफ। इसका मतलब वो क्या है, प्रोटॉन जो है कैसे है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है। तो वही लिखा हुआ है, देखिए, प्रोटॉन इज अ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, द चार्ज ऑन प्रोटॉन इज इक्वल बट अपोजिट टू दैट ऑन इलेक्ट्रॉन, thus the charge on a proton is 1.602 into 10 to the power minus 19 कूलोम। तो बच्चों इसी तरह हमने देखा था, इलेक्ट्रॉन पर भी जो चार्ज था वो कितना था, 1.602 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलोम था, बट वो था माइनस में। माइनस और प्लस साइन केवल यहाँ पर ये शो कर रहे हैं कि प्लस, आगे अगर प्लस लिखा हुआ है, दोनों का चार्ज सेम है, लेकिन प्लस लिखा हुआ है, इट्स मीन दैट चार्ज इज द चार्ज ऑफ प्रोटॉन, और माइनस लिखा हुआ है, इसका मतलब जो चार्ज है वो किसका है बच्चों, इलेक्ट्रॉन का है। और कितना है, 1.602 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलोम्स पर यूनिट, ठीक है। मास ऑफ प्रोटॉन की बात करें तो बच्चों देखिए, यहाँ पर अगर AMU में वैल्यू ले तो यहाँ पर प्रोटॉन का मास कितना होगा बच्चों, 1.0073। और अगर हम ग्राम और किलोग्राम में लें, ग्राम में और केजी में, तो ये आपको याद रखना है बच्चों, 1.673 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 ग्राम। और केजी में ले तो बच्चों कितना होगा, केजी में कन्वर्ट कर सकते हो, कितना होगा, 1.673 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 किलोग्राम। इतनी बात समझ में आई? तो फर्स्ट पॉइंट था आपका कि प्रोटॉन जो है सब एटॉमिक पार्टिकल है, ठीक है।
कैसे पता चला एनोड रे से? जब वहाँ पर आपने डिस्चार्ज ट्यूब में क्या लिया, हाइड्रोजन गैस को लिया। नेक्स्ट चार्ज ऑफ प्रोटोन की अगर हम बात करें तो प्रोटोन पर चार्ज कितना होता है 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। कैसा होगा? जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज था वही होगा, यहाँ पर साइन पॉजिटिव है, वहाँ पर क्या था नेगेटिव। ठीक है, मास ऑफ प्रोटोन की बात करें तो मास कितना होगा, ग्राम और किलोग्राम में याद रखिए आप, और बाकी एएमयू में याद रखना चाहें जो कितना होता है 1.0073 एएमयू। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों मास ऑफ प्रोटोन रिलेटिव टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर मैं प्रोटोन के मास को इलेक्ट्रॉन के मास से रिलेट करूं तो मुझे क्या पता चलेगा? मुझे पता चलेगा कि द मास ऑफ प्रोटोन इज 1837 टाइम्स लार्जर देन द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। कि जो आपका प्रोटोन है उसका मास जो है वो 1837 टाइम्स जो है ज़्यादा गुना है किससे? मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन से। तो द मास ऑफ प्रोटोन इज 1837 टाइम्स लार्जर देन द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। और ये कैसे पता चला? तो यहाँ पे देखो बच्चों, मास ऑफ प्रोटोन अपॉन मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, प्रोटोन के मास को डिवाइड कर दिया किससे? इलेक्ट्रॉन के मास से। तो यहाँ पर देखो दोनों वैल्यू ग्राम ग्राम है, और हमें पता है इलेक्ट्रॉन पर मास कितना होता है, 9.1 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम में, और किलोग्राम में लेना चाहो तो कितना हो जाएगा -31। इसको कैलकुलेट करेंगे तो बच्चों कितना आएगा 1837। इट्स मीन मास ऑफ प्रोटोन इज 1837 लार्जर देन द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। इतनी बातें क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखो बच्चों, अगर हमें चार्ज टू मास रेशियो मीन्स E/m रेशियो, क्या बच्चों? E/m रेशियो। तो चार्ज टू मास रेशियो ऑफ प्रोटोन द E/m ऑफ पार्टिकल्स कंस्टिट्यूटिंग द एनोड रेज इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट गैसेस। बच्चों ये चीज इंपॉर्टेंट है। जब वहां पर किसकी डिस्कवरी हुई थी? कैथोड रेज की, हम बोले कि इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी हुई थी। तो इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी के अंदर एक पॉइंट ऐसा था जिसमें ये था कि इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी में E/m रेशियो जो आ रहा था वो ना तो उसके अंदर गैस जो हम यूज कर रहे हैं उस पर डिपेंड कर रहा था, ना ही इलेक्ट्रोड के मटेरियल पर डिपेंड कर रहा था। अरे बात समझ में? ना तो वो ट्यूब के अंदर जो हमने गैस ली है उस पर डिपेंड कर रहा था, ना ही इलेक्ट्रोड्स पर डिपेंड कर रहा था। लेकिन इस केस में, किस केस में? प्रोटॉन्स की डिस्कवरी के केस में अगर हम क्या लें, E/m रेशियो निकालें तो क्या लिखा हुआ है? द एनोड रेज इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट गैसेस। E/m का जो रेशियो है, या E/m मास बाय चार्ज बाय मास रेशियो है, वो अलग अलग गैसेस के लिए अलग अलग आएगा। तो यहाँ प्रोटॉन की बात करें तो बच्चों E/m रेशियो प्रोटॉन का कितना, देखो यहाँ पर 1.602 इंटू 10⁻⁴ जो चार्ज है E/m निकाल रहे हैं ना, तो चार्ज अपॉन मास, तो प्रोटॉन का मास रख दिया तो कितना आया बच्चों 9.579 इंटू 10⁻⁴ कूलम पर ग्राम। ठीक है, ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट देखिए डिस्कवरी ऑफ, तो यहाँ तक के जो पॉइंट्स है बच्चों किसके थे? प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोटॉन के, क्योंकि प्रोटॉन की प्रॉपर्टीज क्या क्या है ये आपको याद रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों न्यूट्रॉन। तो बच्चों ये है कि न्यूट्रॉन की डिस्कवरी काफी लेट हुई, समझो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी क्या हुई, काफी लेट हुई। कैसे हुई? तो सबसे पहले देखो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की डिस्कवरी हो चुकी थी, और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की डिस्कवरी के बेसिस पे साइंटिस्ट जो है एटम का स्ट्रक्चर देना साइंटिस्ट ने जो है एटम का स्ट्रक्चर देना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, लेकिन हुआ क्या कि जब उनके एटॉमिक मास कैलकुलेट करने, जैसे मैं बात करूं कि देखो इस चीज को समझना बच्चों, जैसे सपोज करो आपके पास क्या है, मेजरमेंट करने का आता है ना, ये जिसको हम आम भाषा में कांटा बोलते हैं, जिसको तोलते हैं साइड साइड से, सब्जी लेने जाते होंगे तो वहां पर देखते होंगे तोलते हैं। ठीक है, तो जैसे एक्सपेरिमेंट से ये हुआ, जैसे मैंने यहाँ पे लिया हाइड्रोजन, किसको लिया? हाइड्रोजन को। और हमें पता है कि हाइड्रोजन के अंदर क्या होता है बच्चों, एक इलेक्ट्रॉन होता है और एक प्रोटॉन होता है, यस और नो? अगर हाइड्रोजन का, अब हमने बोला कि इसका मास का मतलब क्या हुआ कि इसका जो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन प्रेजेंट है, समझ रहे हो? और हमें ये पता है कि जो आपका एटम होता है उसका सारा मास जो है कहाँ कंसंट्रेट होता है? न्यूक्लियस के अंदर कंसंट्रेट रहता है। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है और ये क्या है आपका? प्रोटॉन, हाइड्रोजन का। ठीक है, तो ये इसका मास, मतलब इसका मास जो है किससे मेजर हो रहा है? एक प्रोटॉन से। ठीक है, अगर इस बेसिस पे अगर मैं क्या करूं,
हीलियम, हीलियम लूँ और हीलियम का मास मेजर करें, क्या मेजर करें, हीलियम का मास मेजर करें, तो हीलियम के पास कितना है बच्चों, हीलियम के पास क्या होता है, 2 तो इलेक्ट्रॉन है और 2 ही क्या है, प्रोटॉन है, यस और नो। अगर मैं हीलियम का एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाऊं तो कुछ ऐसा बनेगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन और ये सेंटर में कितना है, 2 प्रोटॉन है। अभी न्यूट्रॉन की बात नहीं कर रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई कैसे। तो अगर मैं हीलियम और हाइड्रोजन को कंपेयर करूं तो सबसे पहले तो इन दोनों को रखा यहाँ पर, ठीक है, इन दोनों को रखा तो इनका मास जो है इक्वल नहीं आ रहा था, समझ रहे हो, इक्वल नहीं आ रहा, तो इसका मतलब अगर एक हाइड्रोजन से तो बात बन नहीं रही, समझ रहे हो। एक हाइड्रोजन से बात नहीं बन रही है। जब यहाँ पर देखो मैं कुछ इसको ऐसे बना देता हूं कि ये मेरे पास क्या है, एक एटम जो लिया है किसका, हाइड्रोजन का लिया है, ठीक है, यहाँ पर एक ये एटम मैंने किसका ले लिया बच्चों, हीलियम का, और ये हाइड्रोजन का, ठीक है, ये हाइड्रोजन और ये हीलियम। तो इन दोनों का मास जब कैलकुलेट हुआ बच्चों, तो जो मास है यानी दोनों जो है वो इक्वल नहीं आ रहे थे, इसका मतलब एक हाइड्रोजन से तो बात बन नहीं रही है। यहाँ पर क्या किया, एक हाइड्रोजन और ले लिया, एक हाइड्रोजन और ले लिया, इसका मतलब इसके पास 2 प्रोटॉन हो गए और 2 ही इलेक्ट्रॉन हो गए, तो इसका मतलब इसके इक्वल आ जाना चाहिए, समझ रहे हो, इसके इक्वल क्या हो जाना है, इसका मास जो है हाइड्रोजन का मास हीलियम के मास के इक्वल आ जाना चाहिए, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं हुआ। तो ऐसा क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर जो बच्चों प्रोटॉन प्रेजेंट है, यहाँ पर जो प्रोटॉन है इसके साथ एक कोई ना कोई ऐसा एक पार्टिकल और है जो इसके मास को क्या कर रहा है, बैलेंस कर रहा है, समझ रहे हो, कि यहाँ पर जो है प्रोटॉन के अंदर और कोई ना कोई पार्टिकल, साइंटिस्ट के दिमाग में यही क्लिक किया कि ये दोनों मास इक्वल नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब प्रोटॉन के जैसे ही मास का कोई पार्टिकल और प्रेजेंट है, जब वो पार्टिकल यहाँ पर प्रेजेंट होगा तो इन दोनों का मास क्या होगा, इक्वल आ जाएगा। आ रही है बात समझ में, और समझो इस चीज को ऐसे। फिर इसी चीज को माइंड में लेकर बच्चों जेम्स चैडविक, कौन, जेम्स चैडविक, तो ये तो पता है ना, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसने की, जेम्स चैडविक ने, किसने की बच्चों, जेम्स चैडविक ने। तो बच्चों यहां देखो जेम्स चैडविक ने क्या किया, जेम्स चैडविक ने क्या किया बच्चों, जैसे हमारा गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट अभी हम आगे देखेंगे, बाकी आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा भी होगा, जैसे ये हमारी क्या लिया, लिथियम, बेरिलियम या बोरोन, इसकी क्या ली, मेटल है ये लिथियम बेरिलियम बोरोन, तो इसकी एक शीट ली, ठीक है, इस पर स्ट्राइक करवाया बच्चों किसका, अल्फा पार्टिकल्स। और आपको ये भी पता है कि अल्फा पार्टिकल्स क्या होता है, हीलियम के आयंस होते हैं, हीलियम के आयंस मींस हीलियम जो है आपका, इसमें से अगर ये He2+ की फॉर्म में हो, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाए, है ना, He2+ की फॉर्म में हो, तो ये क्या होंगे, आपके अल्फा पार्टिकल्स होंगे। तो अल्फा पार्टिकल्स का पेनिट्रेशन बहुत ज्यादा होता है, तो अल्फा पार्टिकल्स को इन पर बम्बारिंग करवाई या इन पर स्ट्राइक करवाया, तो इन्होंने देखा कि यहाँ से जो है रेज निकल रही हैं और उन पर कोई चार्ज, नो चार्ज, उन पर कोई चार्ज नहीं है, समझ रहे हो, इन पर कोई चार्ज नहीं है। अब इनके अंदर मास है या नहीं है, इनके अंदर मास, ये चार्ज वगैरह की सारी कैलकुलेशन हो चुकी थी, तो ये पता चला कि इन पर कोई चार्ज नहीं है, ना तो ये पॉजिटिव है ना ही ये नेगेटिव है। अब ये मास है या नहीं है इनके अंदर, तो इसके लिए इन्होंने क्या किया, यहाँ पर जो है पैराफिन, पैराफिन मतलब वैक्स, ठीक है, तो पैराफिन यहाँ पर रख दिया, तो पैराफिन यानी मोम जो हमारी होती है, वहां से इसको पास करवाया, तो इसने यहाँ पर देखा कि इसके अंदर जो है प्रोटॉन्स जो हैं बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो प्रोटॉन्स इसके अंदर प्रेजेंट है, तो यहाँ से जो है क्या हो रहे हैं, जो प्रोटॉन्स हैं पॉजिटिव चार्ज, वो क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है, यानी प्रोटॉन्स पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स जो है वो बाहर निकल रहे हैं। समझना इस चीज को, अल्फा पार्टिकल्स को स्ट्राइक करवाया किस पर बच्चों,
मेटल की प्लेट पर जो आपके लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, उन्होंने देखा कि यहाँ से जो है रेज निकल रही है जिन पर कोई चार्ज नहीं है। चार्ज नहीं है कैसे पता चला? यहाँ पर इलेक्ट्रिकल फील्ड लगा दो। इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देंगे तो ये ना तो पॉजिटिव की तरफ जाएगी ना नेगेटिव की तरफ जाएगी। इसका मतलब इन पर कोई चार्ज नहीं है, बट रेज तो निकल रही है। रेज निकल रही है इसका मतलब उन रेज के अंदर क्या है? पार्टिकल्स प्रेजेंट है। और वो पार्टिकल्स कैसे हैं? उन पार्टिकल्स पर चार्ज नहीं है। अब उनमें मास है या नहीं है, उसके लिए उन्होंने क्या किया, यहाँ पर वैक्स लगा दिया, ठीक है। यानी यहाँ पर एक कैंडल रख दो जिसके अंदर विक नहीं है, या हम बोलते हैं जिसके अंदर जो है धागे की बत्ती नहीं है, जो पैराफिन वैक्स, ठीक है, इसको रख दें। तो इन्होंने देखा कि इसके अंदर से जो है रेज निकल रही है, यानी उसका पॉजिटिव रेज निकल रही है, यानी उसको वापस इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया और वो किधर जा रही है? नेगेटिव की तरफ जा रही है। तो अब ये क्या बात हुई? ये बात ये हुई कि यहाँ से जो रेज निकल रही है इनके अंदर जो पार्टिकल्स है उनमें चार्ज तो नहीं है, लेकिन उनमें इतना मास है कि वो यहाँ वाले प्रोटॉन का, मतलब प्रोटॉन के अंदर मास होता है ना, तो प्रोटॉन के मास के बराबर या उससे थोड़ा ज्यादा या उसके कंपैरेटिवली मास है, जो इस मास को, वो मास जो स्ट्राइक कर रहा है, इस मास को ये मास जो है स्ट्राइक कर रहा है, तो ये क्या कर रहा है? उसको वहां से हटा रहा है। सिंपल सी बात है। यहाँ पर मैंने बोला आपको दो बॉल हैं आपके पास, ठीक है। इसका मैंने बोला इसका वेट है 2 kg, ठीक है। ये है 500 ग्राम का। ये जब इस पर स्ट्राइक करेगा तो ये यहाँ से रिप्लेस होगी क्या? रिप्लेस होगी? नहीं होगी, यहाँ से हिलेगी नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो है इसका मास क्या है? बहुत कम है। समझ रहे हो? और इसी 500 ग्राम की जगह अगर मैं आपको बोल दूं कि यहाँ जो मास है बच्चों, यहाँ कितना है? 3 kg। तो 3 kg मास वाली बॉल 2 kg वाली मास वाली बॉल के पास स्ट्राइक करेगी तो ये रिप्लेस हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी। तो 3 kg वाली जो बॉल है उसका मास जो है 2 kg वाली बॉल से थोड़ा कंपैरेटिवली ज़्यादा है। तो यही कंसेप्ट है बच्चों कि इसके अंदर जो नो चार्ज वाले पार्टिकल्स हैं, नो चार्ज मीन्स यहाँ पर कोई ना कोई पार्टिकल्स ऐसे हैं जिनका मास इसके अंदर जो प्रोटॉन प्रेजेंट है उसके मास के लगभग या थोड़ा ज़्यादा है, जो क्या कर रहा है? इसको, उन पार्टिकल्स को, पॉजिटिव पार्टिकल्स को वहां से रिप्लेस कर रहा है। तो यहां से पता चला कि वो जो नो चार्ज वाला पार्टिकल है वो बच्चा कौन सा है? कौन सा है? न्यूट्रॉन। इतनी बातें समझ में आई? चलिए हमारी स्लाइड पे आते हैं। देखिए बच्चों क्या लिखा हुआ है, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। तो इन 1932 जेम्स चैडविक बम्बार्डेड द एलिमेंट बेरिलियम विद अल्फा पार्टिकल्स। अब इन्होंने क्या किया? अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डिंग करवाई किस पे? बेरिलियम पर। ही ऑब्जर्व द एमिशन ऑफ रेडिएशन विद द फॉलोइंग प्रॉपर्टी। तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया? जो रेडिएशन यानी जो रेज हम देख रहे हैं ये ऑब्जर्व किया, और उनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या थी? सबसे पहला तो द रेडिएशन वॉज हाईली पेनिट्रेटिंग। तो रेडिएशन जो था, वो रेडिएशन जो निकल रहे हैं उनका पेनिट्रेशन क्या है? बहुत ज्यादा है। नेक्स्ट देखिए, द रेडिएशन रिमेन्ड अनअफेक्टेड इन द इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। तो जो रेडिएशन निकल रहे थे बच्चों वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में कैसे हो रहे थे? अनअफेक्टेड हो रहे थे। इसका मतलब उन पर कोई चार्ज नहीं है। यहाँ देखिए, द रेडिएशन वॉज न्यूट्रल, और वो रेडिएशन जो हैं वो कैसे हैं? न्यूट्रल है। द पार्टिकल्स कंस्टिट्यूटिंग द रेडिएशन हैड द सेम मास एज दैट ऑफ द प्रोटॉन। तो अभी मैंने आपको बॉल वाला एग्जांपल बताया ना, तो रेडिएशंस के अंदर जो पार्टिकल्स हैं बच्चों, उनके अंदर जो मास है वो किसके बराबर है? प्रोटॉन के बराबर है। दिस न्यूट्रल पार्टिकल्स वर कॉल्ड न्यूट्रॉन्स। और इन न्यूट्रल पार्टिकल्स को क्या कहा गया बच्चों? न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसने करी बच्चों? किसने की? किसने की? जेम्स चैडविक ने। ठीक है, यहाँ देखिए बेरिलियम, बेरिलियम आपका जो वहां पर मेटल की प्लेट ली थी वो बेरिलियम ले लिया, ठीक है। इसका एटॉमिक नंबर 4 है, इसका मास नंबर कितना है बच्चों? 9। मास नंबर कितना होगा यहाँ पर? 9, ठीक है। हीलियम 2He4 यानी 2 इसका एटॉमिक नंबर है, 4 इसका मास नंबर। ये दोनों जब इसके पे स्ट्राइक करेंगे तो देखो बच्चों इसमें से पार्टिकल्स निकल रहे हैं, और हमने बोला कि पार्टिकल को देखो ये रिएक्शन कैसे लिखी हुई है यहाँ पर, इसने इस पर स्ट्राइक किया तो हमें पता है, ये वाली चीज बता रहा हूं मैं। देखो ये वाली चीज बाद में लिखना, पहले हम क्या देखें कि इसमें से न्यूट्रॉन निकलेगा। न्यूट्रॉन का जो है चार्ज 0, इसका रिलेटिव मास कितना ले लेते हैं? 1। तो यहाँ से देखो अगर मैं, ये तो बिल्कुल 0 हो चुका है, यानी 0 पार्टिकल बाहर निकल रहा है, और ये 4 और 2 कितना होगा बच्चों?
6, 4 और 2 कितना होगा 6, एक पार्टिकल यहां से हट चुका है तो वहां पर कितने बचे 8, 8 और 4 कितने होंगे 12, तो ये लिखा हुआ है 6C12। क्लियर है यहां तक की कहानी। तो ऐसे डिस्कवरी हुई बच्चों किसकी, न्यूट्रॉन की। किसकी डिस्कवरी हुई, न्यूट्रॉन की। ठीक है बच्चों, तो यहां पर हमें ये पता चल गया बच्चों कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी, वापस एक बार रिमाइंड करवा देता हूं मैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जे थॉमसन, प्रोटॉन गोल्डस्टीन, न्यूट्रॉन जेम्स चैडविक। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की बात करें तो बच्चों कौन सी रेज याद रखनी है, कैथोड रेज, है ना। प्रोटॉन की डिस्कवरी तो एनोड रेज। जेम्स चैडविक की कहानी है तो जेम्स चैडविक का तो हमें याद रखना है कि जो आपकी बेरिलियम है, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, उस पर किसकी बम्बार्डिंग करवाई, अल्फा पार्टिकल्स की। तो वहां रेडिएशंस मिले, रेडिएशंस पर कोई चार्ज नहीं था, इसका मतलब वो क्या है आपके उन रेडिएशंस के अंदर क्या है, पार्टिकल जो हैं वो कौन से हैं, न्यूट्रॉन है। ठीक है, अब यहाँ बच्चों ये चीजें पता होने के बाद न्यूट्रॉन, मैंने बताया ना न्यूट्रॉन की डिस्कवरी तो क्या हुई, थोड़ी लेट हुई, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का पता चल गया तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बेसिस पे साइंटिस्टों ने क्या किया, स्ट्रक्चर ऑफ एटम यानी एटम के स्ट्रक्चर देना चालू कर दिया। तो उसी सीरीज में सबसे पहला नाम आता है बच्चों किसका, जे थॉमसन का। किसका नाम आता है, जे थॉमसन का। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, एटॉमिक मॉडल्स की बात अगर हम करें तो सबसे फर्स्ट है थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। थॉमसन मॉडल ऑफ एटम, ये इसको हम प्लम पुडिंग मॉडल या वाटर मेलन मॉडल भी कहते हैं। याद रखिएगा क्या नाम से जाना जाता है इस मॉडल को, थॉमसन के एटॉमिक मॉडल को प्लम पुडिंग मॉडल या फिर वाटरमेलन के नाम से भी जाना जाता है। अब इसको ये क्यों कहते हैं, क्योंकि थॉमसन के यहाँ पर क्या था बच्चों, एक स्वीट या मिठाई जो है फेमस थी, प्लम पुडिंग। प्लम पुडिंग को ऐसे समझ सकते हैं, हमारे घरों में जो मोतीचूर का लड्डू आता है ना, उसके अंदर ड्राई फ्रूट्स होते हैं ड्राई फ्रूट्स, अरे होते हैं या नहीं, ठीक है। तो ये ड्राई फ्रूट्स सेंटर में यानी बीच बीच में कहीं पर एम्बेडेड रहते हैं और पूरा जो है लड्डू के में बूंदी 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 होती है ना, मीठी मीठी। तो ये ड्राई फ्रूट जो है उन्होंने बोला कि यहाँ पर इस बेसिस पे उन्होंने क्या कर दिया, एक मॉडल दे दिया एटम का कि एटम कुछ ऐसा दिखता है। या हम सीधा सा समझे, वाटरमेलन तरबूज तो सभी ने देखा है ना, तो वाटरमेलन के अंदर जितना भी रेड स्पंजी पार्ट है वो सारा क्या है आपका, वो सारा क्या है, प्रोटॉन्स है, पॉजिटिव पार्ट है। इमेजिन करो वो सारा क्या है, प्रोटॉन है, पॉजिटिव पार्ट है। और जो ब्लैक कलर के सीड्स, जो ब्लैक कलर के बीज है ना, जो बीच बीच में एम्बेडेड हैं, वो क्या है आपके इलेक्ट्रॉन्स। तो उस वाटरमेलन के बेस पे उन्होंने एक एटम का स्ट्रक्चर बता दिया कि एटम क्या है, एक स्पेरिकल पार्ट है पूरा, ठीक है, एक पॉजिटिव स्पेयर है, ये पूरा पार्ट कैसा है, पॉजिटिव स्पेयर है, और इलेक्ट्रॉन जो है बीच बीच में एम्बेडेड है। इलेक्ट्रॉन जो है बीच बीच में क्या है, एम्बेडेड है। आ रही है बात समझ में, इतनी चीज यहाँ पर बता दी। और सिमिलरली जो पुडिंग होता है बच्चों, उसके अंदर प्लम के अंदर जो पुडिंग होते हैं, पुडिंग के जो सीड्स होते हैं वो एम्बेडेड होते हैं। सिमिलरली यहाँ पर एटम का स्ट्रक्चर भी कुछ ऐसा होता है। ये बताया किसने, जे थॉमसन ने। ठीक है, तो इतनी बात तो आप फटाफट नोट कर लो। हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो इससे जो है बच्चों, इस एटॉमिक मॉडल का एडवांटेज क्या है, या हम बोले मेरिट्स क्या क्या है थॉमसन एटॉमिक मॉडल की। तो मेरिट्स बच्चों ये है, सबसे पहली बात तो कि थॉमसन का मॉडल जो है एक्सप्लेन करता है किसको, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ एन एटम, कि एटम जो है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, यानी जितना पॉजिटिव पार्ट है उतना ही नेगेटिव पार्ट है। तो जितना पॉजिटिव और उतना ही नेगेटिव पार्ट है, इसका मतलब एटम जो है वो इलेक्ट्रिकली कैसा होता है, न्यूट्रल होता है। आ रही है बात समझ में। नेक्स्ट एडवांटेज देखते हैं बच्चों, थॉमसन ने ये भी बता दिया व्हाई ओनली नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स आर एमिटेड व्हेन अ मेटल इज हीटेड, एज ही कंसीडर्ड द पॉजिटिव चार्ज टू बी इमूवेबल बाय एज्यूमिंग इट टू बी स्प्रेड ओवर द टोटल वॉल्यूम ऑफ द एटम। तो बच्चों थॉमसन ने ये बताया कि अगर किसी मेटल को हीट करें, है ना, किसी मेटल को हीट करें तो इलेक्ट्रॉन जो है मूव, मतलब समझ रहे हो इस चीज को,
मेटल को अगर हम हीट करें तो जो पॉजिटिव पार्ट है, पॉजिटिव वाला पार्ट जो है बच्चों वो कैसा है, इमूवेबल है। इसको आप हीट कर रहे हैं तो वो धीरे 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 यहाँ हीट होगा, यहाँ हीट होते होते धीरे 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 पूरी प्लेट जो है हीट हो जाएगी, यानी पूरी मेटल की प्लेट जो है गर्म हो जाएगी। तो इसका मतलब ये पॉजिटिव पार्ट जो है इमूवेबल है, वो धीरे 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 पूरे वॉल्यूम को क्या कर रहा है, टोटल वॉल्यूम में क्या हो रहा है, स्प्रेड आउट हो रहा है यानी फैला हुआ है। तो मेटल प्लेट को जब गर्म कर रहे हैं तो वो धीरे 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 क्या हो रही है, मेटल प्लेट जो है वो पूरी गर्म हो रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो पॉजिटिव पार्ट है वो मूवेबल नहीं है, तो वो अब आगे से आगे हीट एनर्जी को क्या कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है। इससे मेटल प्लेट पूरी क्या हो रही है, हीट हो रही है। तो इस चीज को भी किसने एक्सप्लेन किया, थॉमसन ने। आगे चलें, यहां देखिए आगे देखिए, ही कुड एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ आयंस एंड आयनिक कंपाउंड, और उन्होंने इसका भी एक्सप्लेनेशन दे दिया कि आयंस आयंस होते हैं ना, कैटायन और एनायन, और आयनिक कंपाउंड्स कैसे बनते हैं, क्योंकि यहाँ पर चार्जेस की बात हो रही है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज की। तो आयन कैसे बन रहा है, आयनिक कंपाउंड कैसे बन रहे हैं, इनको भी किसने एक्सप्लेन कर दिया, आपके थॉमसन ने। ठीक है। और डिसएडवांटेज की बात करें या डीमेरिट्स की बात करें बच्चों, तो सबसे मेन डीमेरिट यही है कि इसके बाद जो साइंटिस्ट आए, है ना, रदरफोर्ड आए, इसके बाद जे थॉमसन के बाद कौन आए, रदरफोर्ड आए। तो रदरफोर्ड के जो एक्सपेरिमेंट हुए अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, ठीक है, या हम बोलते हैं गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। तो उन एक्सपेरिमेंट में जो जो ऑब्जर्वेशन रदरफोर्ड को मिले, अगर उन ऑब्जर्वेशंस को इससे कंपेयर किया जाए, जे थॉमसन के एटॉमिक मॉडल से कंपेयर किया जाए, तो वहां पर जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो क्लियरिफाई नहीं हो रहे थे अकॉर्डिंग टू द मॉडल ऑफ थॉमसन, जे थॉमसन। समझ रहे हो इस बात को। तो यहाँ पर देखिए, डिसएडवांटेज दिस या डीमेरिट, दिस मॉडल कुड नॉट सेटिस्फाई द फैक्ट प्रपोज्ड बाय रदरफोर्ड थ्रू हिज अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट एंड hence it was discarded। तो इस वजह से इसको क्या कर दिया गया बच्चों, डिस्कार्ड कर दिया गया। लेकिन क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि तो जे थॉमसन सबसे पहला बंदा है जिसने क्या किया, किसी भी एटम का स्ट्रक्चर देना स्टार्ट कर दिया, तो उस बेसिस पे ही आगे जो है स्ट्रक्चर देने स्टार्ट हुए। क्लियर है। तो ये मॉडल था बच्चों किसका, आपका जे थॉमसन का। नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी बच्चों, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट 1909। तो 1909 में बच्चों इसके बाद जो है आपके कौन आए, रदरफोर्ड जे थॉमसन के बाद उन्होंने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया। पहले इन्होंने अपने ऑब्जर्वेशंस नहीं देखे या अपना जो है एटॉमिक मॉडल नहीं बनाया, एटम का मॉडल अभी नहीं बनाया। उन्होंने क्या किया बच्चों, पहले जो है एक्सपेरिमेंट किया, और वो एक्सपेरिमेंट किया था देखो बच्चों, एक्सपेरिमेंट के लिए उन्होंने क्या किया, एक सेटअप ऐसा बनाया, यहां पर एक लेड का बॉक्स लिया, ये डायग्राम बना हुआ है, अभी देखिएगा आप। यहाँ पर उन्होंने एक सोर्स लिया बच्चों, ये हम ले लेते हैं, इन्होंने लिया पोलोनियम। क्या लिया, पोलोनियम। ठीक है, ये रेडियो एक्टिव सोर्स है, यहाँ से जो है अल्फा पार्टिकल जो है निकलेंगे। ठीक है, अल्फा पार्टिकल्स निकलेंगे, और इसी के सामने बच्चों इन्होंने क्या लिए, एक गोल्ड फॉइल। क्या लिया इन्होंने, गोल्ड फॉइल को लिया। समझना बच्चों, इसको मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ, जो थ्योरीज में लिखा हुआ है वो हम देख लेंगे। यहाँ पर देखिए, ये क्या ली, गोल्ड फॉइल। ठीक है, अब गोल्ड फॉइल ही क्यों ली, बिकॉज बच्चों रदरफोर्ड क्या चाहते थे, ऐसी मेटल लो जिसको मुझे थिन से थिन मुझे क्या मिल जाए, शीट मिल जाए। या हम जानते हैं कि आपके जो मेटल होती है, जैसे सिल्वर है, गोल्ड है, गोल्ड सबसे ज़्यादा मैलिएबल मेटल है। गोल्ड क्या है, सबसे ज़्यादा मोस्ट मैलिएबल मेटल इज गोल्ड, यानी गोल्ड को हम पतली से पतली जो है शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना। अगर उसको हैमर्ड किया जाए या इसको
प्रेस किया जाए, हैमर्ड किया जाए, तो उसको गोल्ड को कन्वर्ट कर सकते हैं थिन से थिन शीट के अंदर। तो इसका मतलब जो गोल्ड है वो उसकी प्रॉपर्टी हाईएस्ट मैलिएबिलिटी की है, यानी हम बोल सकते हैं कि गोल्ड इज द मोस्ट मैलिएबल मेटल, यस और नो। तो इसकी मैलिएबिलिटी ज़्यादा है इस वजह से क्योंकि रदरफोर्ड को क्या चाहिए था, ऐसी मेटल चाहिए थी जिसकी थिन से थिन यानी बिल्कुल पतली से पतली जो है शीट बनाई जा सके। तो इसके लिए इन्होंने यहाँ पर क्या लिया, गोल्ड फॉइल को लिया, ठीक है। और बच्चों इस गोल्ड फॉइल के चारों तरफ उन्होंने क्या लगा दी, एक ऐसी स्क्रीन लगा दी जिस पर जो है कोटिंग थी बच्चों किसकी, यहाँ पर जो है कोटिंग कर रखी है किसकी, फ्लोरोसेंट मटेरियल की, फ्लोरोसेंट मटेरियल। और वो फ्लोरोसेंट मटेरियल कौन सा है बच्चों, ZnS, जिंक सल्फाइड। सेटअप समझ में आया कि उन्होंने एक लेड बॉक्स लिया, उसमें एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट रखा जो है पोलोनियम, उसके सामने जो है उन्होंने क्या रख दिया, गोल्ड फॉइल रख दी, गोल्ड फॉइल के चारों तरफ एक स्क्रीन लगा दी, जिसमें यहाँ पर उन्होंने क्या, क्योंकि इन्हें पता क्या यहाँ पर जो है अल्फा पार्टिकल जो है हाईली पेनिट्रेटेड वाले क्या है, रेज हैं, यानी इनके अंदर पार्टिकल्स हैं, इनका पेनिट्रेशन बहुत ज्यादा है, और जब ये इस पर टकराएंगे तो कुछ ना कुछ ऑब्जर्वेशंस दिखेंगे। अब वो विजिबल नहीं होंगे तो इस स्क्रीन के ऊपर दिखेंगे, स्क्रीन में देखने के लिए उन्होंने क्या किया, यहाँ पर कोटिंग कर दी किसकी, ZnS की, किसकी, जिंक सल्फाइड की, ठीक है। तो बच्चों इन्होंने क्या देखा कि यहाँ से जो रेज पास हो रही हैं बच्चों, तो मैक्सिमम रेज जो है इस गोल्ड फॉइल को पेनिट्रेट कर कर आर पार निकल गई। मैक्सिमम रेज जो है, पहला तो ऑब्जर्वेशन इन्होंने क्या देखा, मैक्सिमम रेज जो है वो इस गोल्ड फॉइल के आर पार निकल रही हैं। ये बात समझ में आई, ठीक है। फिर इन्होंने क्या देखा बच्चों, इसको मैं रफ कर देता हूं थोड़ा। और ये एक्सपेरिमेंट आप सोच रहे होंगे एक बार में ही हुआ, एक बार में कंडक्ट नहीं हुआ बच्चों पूरा, इन्होंने बार 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 रदरफोर्ड और उनके कोवर्कर्स ने किया बार बार ही एक्सपेरिमेंट किए। तो उन्होंने एक ऑब्जर्वेशन तो ये देखा मैक्सिमम रेज जो है गोल्ड फॉइल को पेनिट्रेट करके आर पार निकल रही हैं, ठीक है। कुछ रेज जो हैं बच्चों वो क्या हो रही है, यहाँ आ रही है और उनका क्या हो रहा है, डिफ्लेक्शन हो रहा है, यानी कुछ रेज आई डिफ्लेक्ट हो गई, कुछ रेज आई डिफ्लेक्ट हो गई। मैक्सिमम रेज तो आर पार निकल रही हैं, कुछ रेज आ रही हैं टकरा रही हैं और डिफ्लेक्ट हो रही है, उनका डिफ्लेक्शन हो रहा है, ठीक है। ये ऑब्जर्वेशन भी पता चल गया। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट एक सबसे मेन चौंकाने वाला उन्होंने ऑब्जर्व ये किया कि एक रेज एकदम सीधी आ रही है, इसको मैं रफ कर देता हूं। यानी लगभग अगर मैं मानूं कि 20,000 रेज जो है इस गोल्ड फॉइल को पेनिट्रेट करके आर पार निकल रही हैं, 20,000 में से एक रे ऐसी है जो एकदम स्ट्रेट लाइन में आ रही है, ठीक है, यहां से टकराई और वापस क्या हो गया बच्चों, इसी डायरेक्शन में रिटर्न हो गई। यानी गोल्ड फॉइल से एक रे आई, किसमें से, 20,000 रेज में, 20,000 रेज में से एक रे ऐसी थी जो 180 डिग्री एंगल पर आ रही थी, पेनिट्रेट किया और वापस इसी डायरेक्शन में वापस बैकवर्ड जा रही थी। ये सबसे चौंकाने वाला ऑब्जर्वेशन था बच्चों, समझ रहे हो इस बात को। ये ऐसा ऑब्जर्वेशन है जैसे आप एक पेपर लो, पेज लो, कागज का पेज लो, और मैं आपसे बोलूं वहां से आप बैठकर एक बॉल को यहाँ पर मारो, तो होना क्या चाहिए, वो बॉल जो है इस पेपर को फाड़ के आर पार निकल जानी चाहिए थी, लेकिन वो बॉल अगर आर पार नहीं निकल रही है और टकरा कर वापस रिटर्न बैक आपके पास आ रही है, तो आप भी चौंकोगे नहीं चौंकोगे, चौंकोगे। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो पेज है, कागज का पेज जो है, यहाँ पर ऐसा कोई ना कोई मास है जो उस बॉल से भी ज्यादा भारी है, और उस वहां पर उस वाले मास पर ये जब बॉल टकराई तो उसको वापस क्या किया, रिटर्न मैंने बैकवर्ड डायरेक्शन में वापस भेज दिया। आई बात समझ में। तो ये ऑब्जर्वेशन जब रदरफोर्ड ने किए और कंपेयर किया थॉमसन के एटॉमिक मॉडल से, तो एटॉमिक मॉडल जो है वहां पर डिस्कार्ड होने का रीजन ही यही था कि इतने ऑब्जर्वेशन जब रदरफोर्ड को मिले तो उसके अकॉर्डिंग अगर थॉमसन एटॉमिक मॉडल लिया जाए तो ये तो ऑब्जर्वेशन मिलने ही नहीं चाहिए थे। क्यों नहीं मिलने चाहिए थे, देखो यहां पर
देखो इसको साइड में बना देता हूं बच्चों में। पहले समझो सारी कहानी को कि एक्सपेरिमेंट का सेटअप कैसा था, एक्सपेरिमेंट के सेटअप के लिए उन्होंने क्या क्या लिया था, फिर वहाँ पर ऑब्जर्वेशंस क्या क्या मिले थे, ऑब्जर्वेशंस उन्होंने देखे, तो उन ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे जब बच्चों कंपेयर किया, यहाँ देखो जब अगर मैं कंपेयर करूँ तो यहाँ पर क्या है आपका, ये गोल्ड फॉइल है, ठीक है, मेटल है, मेटल है, इसका मतलब इसके अंदर क्या है, एटम्स अरेंज है। अगर जैसे एक मैं ले लेता हूँ यहाँ पर, ये रदरफोर्ड का यहाँ पर मॉडल ले लेते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग क्या है, सारा ये नेगेटिवली पार्ट है, यानी मैक्सिमम जो स्पेयर है वो तो कैसा है, पॉजिटिवली चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज है। तो सबसे पहली बात तो ये कि जो ये अल्फा पार्टिकल्स यहाँ से आ रहे हैं, तो ये क्या है, हीलियम के पॉजिटिव आयंस ही तो हैं, He+2 वाले। तो प्लस वाला पार्ट यहाँ पर प्लस वाले पार्ट से जब टकराएगा तो वो तो आर पार जाना ही नहीं चाहिए था, जाना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है वो भी पॉजिटिव है। तो सेम सेम चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं ना, यस और नो। तो मैक्सिमम जो पार्ट है यानी पूरा जो एटम है थॉमसन के अकॉर्डिंग पूरा जो है पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है। तो पॉजिटिवली चार्ज स्पेयर अगर है एटम, तो अगर पॉजिटिव पार्ट उस पर टकरा रहा है तो वो तो आर पार जाना ही नहीं चाहिए थे, रेज जो है आर पार जाने, लेकिन मैक्सिमम रेज जो है क्या हो रहे हैं, गोल्ड फॉइल के आर पार निकल रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि एटम का जो है मैक्सिमम पार्ट कैसा है कि जे थॉमसन भाई साहब आपने ऐसा बताया, तो ऐसा नहीं है, एटम का जो मैक्सिमम पार्ट है वो कैसा है, एम्प्टी है, खाली है। आ रही है बात समझ में, आ रही है ना बात, सिंपल सी बात है, ये पॉजिटिव पार्ट से टकराता तो वहां पर जो है आर पार निकल नहीं चाहिए, तो वहां बहुत सारा डिफ्लेक्शन हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, मैक्सिमम रेज जो है आर पार निकल गई। और कैसे पता चला, जो पीछे जिंक सल्फाइड की कोटिंग थी ना, वहां पर फ्लोरोसेंट यानी चमक क्रिएट हो रही थी, शाइन जो है क्रिएट हो रही थी, वो यही शो कर रहा था कि मैक्सिमम जो पर रेज हैं वो पेनिट्रेट होने के बाद आर पार निकल रही है। आई बात समझ में। तो ये बात तो हुई कि आर पार निकल रही है, इसका मतलब एटम जो है पूरा पॉजिटिवली चार्ज स्पेयर नहीं है, एटम के अंदर क्या है बच्चों, कहीं पर तो पॉजिटिव पार्ट है। अब कहाँ है, उसके लिए नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन की बात करते हैं। एक जो चौंकाने वाला उन्होंने देखा कि जो एक रे आ रही है 20,000 में से एक रे जो आ रही है वो इस सीधी आ रही है, बिल्कुल स्ट्रेट आ रही है, और उसी एंगल पर 180 पर क्या हो रही है, वापस रिटर्न बैक कर रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि कहीं ना कहीं सेंटर के अंदर पॉजिटिवली चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज पार्ट है, और वो कौन सा है आपका, प्रोटॉन है, प्रोटॉन है। इसका मतलब इस बेस पर रदरफोर्ड ने ये बता दिया कि एटम जो होता है, एटम के अंदर पॉजिटिव पार्ट सब जगह नहीं होता, वो कहाँ होता है, सेंटर में होता है। पॉजिटिवली चार्ज पार्ट कहाँ होता है, सेंटर में होता है, जहां पर प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं। और इसको उन्होंने क्या नाम दे दिया, न्यूक्लियस। क्या नाम दिया बच्चों, न्यूक्लियस। आ रही बात समझ में। तो न्यूक्लियस की जो डिस्कवरी, हमें बोले न्यूक्लियस के बारे में बताने वाले कौन थे, रदरफोर्ड ही थे। कौन थे, रदरफोर्ड। तो न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की बच्चों, न्यूक्लियस। और तो रदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट से, क्योंकि ये यहाँ पर ऑब्जर्वेशन हुआ ना, तो ये जब ये भी पॉजिटिव पार्ट और ये भी पॉजिटिव पार्ट जब ये एकदम आमने सामने होंगे, तो वो वाली रेज जो है क्या होगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में वापस चली जाएगी, रिटर्न बैक हो जाएगी। क्लियर है ये बात, ठीक है ये बात। अब जो डिफ्लेक्ट हो रही है उनका क्या करें, कुछ जो है कुछ रेज का डिफ्लेक्शन भी तो हो रहा है, तो वो वही वाली रेज हो रही हैं जो इस पॉजिटिव पार्ट के कांटेक्ट में आ रही। जैसे यहाँ पर देखो, ये पॉजिटिव पार्ट के कांटेक्ट में जैसे आई, तो यहाँ पर इनका क्या हो गया, डिफ्लेक्शन हो गया। ये पॉजिटिव पार्ट के कांटेक्ट में आई, तो इनका क्या हो गया बच्चों, डिफ्लेक्शन हो गया। आ रही बात समझ में। सपोज यहाँ पर क्या है, न्यूक्लियस है, ठीक है, तो ये यहाँ पर आई, ये डिफ्लेक्शन हो गया, ये यहाँ आई, ये इनका डिफ्लेक्शन हो गया। समझ रहे हो इस बात को। तो ये ऑब्जर्वेशन से पता चला कि भाई एटम का स्ट्रक्चर जो है ऐसा नहीं होता है। हाँ, अब इलेक्ट्रॉन्स की अगर हम बात करें, तो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, रदरफोर्ड ने क्या बताया, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, ये न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलर पाथ है, उन सर्कुलर पाथ में क्या कर रहे हैं,
इलेक्ट्रॉन जो है रिवॉल्व कर रहे हैं, इन सर्कुलर पाथ्स में क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन जो है रिवॉल्व कर रहे हैं। बात समझ में आई? इतनी चीजें किसने बताई, रदरफोर्ड ने। चलो अब आ जाते हैं हमारी थ्योरी पर। तो बच्चों इसके अंदर देखो, अर्नेस्ट रदरफोर्ड एंड हिज कोवर्कर्स परफॉर्म न्यूमरस, तो यहाँ वाले पॉइंट जो है बच्चों शॉर्ट में हम देख लेते हैं। देखो यहाँ पर जो है मेटल सच, ये यहाँ पर लिया, बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल वाज ऑब्टेन्ड बाय प्लेसिंग पोलोनियम, ये यहाँ पर सेटअप हो गया कि यहाँ पर जो है पोलोनियम को लिया है लेड बॉक्स में, गोल्ड फॉइल है बच्चों, उसकी थिकनेस कितना है 0.0004 सेंटीमीटर, और वहां पर जो है सर्कुलर स्क्रीन लगा दी, जो किसकी है बच्चों, जिंक सल्फाइड की, ठीक है। 99% जो है अल्फा पार्टिकल जो है अनडिफ्लेक्टेड, बिना डिफ्लेक्ट हुए क्या हो रहे हैं, गोल्ड फॉइल को पार कर रहे हैं, ठीक है। और क्या कर रहे हैं, ZNS की जो स्क्रीन है वहां पर एल्यूमिनेशन क्रिएट कर रहे हैं। वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल अंडरवेंट स्मॉल एंड लार्ज डिफ्लेक्शन आफ्टर पासिंग थ्रू द गोल्ड फॉइल, और कुछ पार्टिकल जो है उनका डिफ्लेक्शन हो रहा है, ठीक है। अ वेरी फ्यू अबाउट 20,000 in 1, 20,000 में से अगर हम एक की बात करें तो वो 180 डिग्री पर आकर क्या हो रही है, वापस बैकवर्ड डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन हो रहा है उसका। इसका मतलब कुछ ना कुछ और कहानी है, और क्या कहानी है वो मैंने अभी आपको समझाई, ठीक है। तो बच्चों देखो यहाँ पर ये डायग्राम अभी मैंने आपको समझाया था, ये आपके सामने लिखा हुआ है, देखो डायग्राम बना हुआ है। यहाँ पर देखिए ये सोर्स है, यहाँ पर जो है पोलोनियम रेडियो एक्टिव सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, ठीक है। यहाँ जो ये स्क्रीन लगा रखी है बच्चों किसकी है, ZNS की है, जिंक सल्फाइड की स्क्रीन है। यहाँ के अंदर, यहाँ बीच में जो है आपका गोल्ड फॉइल, ठीक है। तो अब इस जो सेटअप है उसके ऑब्जर्वेशंस क्या क्या हैं, अभी मैंने आपको डिस्कस भी किए थे। सबसे पहली बात तो जो है बच्चों क्या है, एटम के अंदर जो है मैक्सिमम पार्ट कैसा है, एम्प्टी है, खाली है। क्यों हो रही है, क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स पास थ्रू दी एटम अनडिफ्लेक्टेड, यानी मैक्सिमम रेज जो है अल्फा पार्टिकल जो है बिना डिफ्लेक्ट हुए क्या हो रहे हैं बच्चों, आर पार निकल रहे हैं। इसका मतलब एटम जो है उसका मैक्सिमम पार्ट कैसा है, एम्प्टी है, खाली है। एज सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स गॉट डिफ्लेक्टेड देयरफॉर देयर मस्ट बी समथिंग मैसिव एंड पॉजिटिवली चार्ज स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन, और कुछ अल्फा पार्टिकल्स का डिफ्लेक्शन हो रहा है, इसका मतलब पॉजिटिव पार्ट तो है, और कहाँ है, न्यूक्लियस की बात अभी मैंने आपको बताई थी। नेक्स्ट देखिए, तो बच्चों देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, द नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल विच गेट डिफ्लेक्टेड is very small, therefore the whole positive charge in the atom is concentrated in a very small space। यानी एटम के अंदर जो है डिफ्लेक्शन हो रहा है, इसका मतलब कोई ना कोई मैसिव पार्ट तो है, कोई ना कोई पॉजिटिव पार्ट तो प्रेजेंट है, और वो कहाँ पर है, न्यूक्लियस में। ये आपको पता है, ये किसने बताया, रदरफोर्ड ने ही बताया। सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल रिट्रैक्टेड देयर पाथ दैट इज केम ऑलमोस्ट स्ट्रेट बैकवर्ड टुवर्ड्स द सोर्सेज एज अ रिजल्ट ऑफ देयर डायरेक्ट कोलिजन्स विद द हैवी मास, यानी वो जो हैवी मास है उसी से टकराकर जो है अल्फा पार्टिकल क्या हो रहे हैं, बैकवर्ड डायरेक्शन में वापस आ रहे हैं 180 डिग्री के एंगल पर। क्लियर है बच्चों? और ये वाली चीज मैंने आपको अभी प्लेट की फॉर्म में बता दी थी, प्लेट के अंदर एटम देख लीजिए। और क्लियर है, यहाँ लिखा हुआ है कि अल्फा पार्टिकल्स बनते कैसे हैं, आर मेड अप ऑफ 2 प्रोटॉन्स एंड 2 न्यूट्रॉन्स एंड आर हीलियम न्यूक्लियाई। हीलियम का जो न्यूक्लियाई है, हम बोलते हैं हीलियम का न्यूक्लियाई ही है, He+2 वाला, वो क्या है, अल्फा पार्टिकल्स है। ये चीज भी मैंने आपको बता दी। नेक्स्ट देखिए, मेन फीचर्स रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल। अब जो है रदरफोर्ड ने, इतना एक्सपेरिमेंट चल रहा था, इतनी कहानी, और 1911 में आकर जो है रदरफोर्ड ने क्या किया, अपना जो है एटॉमिक स्ट्रक्चर दिया, एटम का स्ट्रक्चर दिया कि एटम का जो है स्ट्रक्चर होता कैसा है। तो सबसे पहली बात, इसके मेन फीचर क्या क्या है बच्चों, इसके अंदर स्मॉल पॉजिटिव चार्ज पार्ट है, जिसको क्या कहा, न्यूक्लियस। वो कहाँ होता है, विच इज सिचुएटेड एट द सेंटर ऑफ द एटम एंड विच कैरीज ऑलमोस्ट द एंटायर मास ऑफ द एटम। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, द इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द एम्प्टी स्पेस ऑफ द एटम अराउंड द न्यूक्लियस इन डिफरेंट कंसंट्रेटिक सर्कुलर पाथ, जिनको क्या कहा जाता है बच्चों, ऑर्बिट। कि इलेक्ट्रॉन जो है वो सर्कुलर पाथ में डिस्ट्रीब्यूटेड है, सर्कुलर पाथ को हम क्या बोल रहे हैं, ऑर्बिट बोल रहे हैं, ठीक है। आगे देखिए, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट, ये सबसे अच्छी लाइन है बच्चों, यहाँ पे टिक भी कर रखी है कि जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं। इसका मतलब एटम कैसा है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। और यही चीज किसने बताई थी, बोहर ने भी बताई, सॉरी जे थॉमसन ने भी बताई। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए,
वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू द वॉल्यूम ऑफ एटम, यानी किसी भी एटम के कंपेयर में जो है न्यूक्लियस का वॉल्यूम बहुत कम होता है। ठीक है, आगे देखिए, मोस्ट ऑफ द स्पेस इन द एटम इज एम्प्टी, एटम के अंदर जो मोस्टली स्पेस जो है वो कैसा होता है, खाली होता है। क्लियर है यहाँ तक की बात है। नेक्स्ट जो नोट लगा के लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है तो रदरफोर्ड के मॉडल को हम प्लेनेटरी मॉडल भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा प्लेनेट में जो सन है उसके अराउंड जो है बहुत सारे प्लेनेट जो है रिवॉल्व करते रहते हैं। तो वैसा ही उन्होंने बताया, सन आपका न्यूक्लियस हो गया, जो प्लेनेट रिवॉल्व कर रहे हैं वो क्या हो गए आपके, प्लेनेट जो रिवॉल्व कर रहे हैं वो क्या हो गए, इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो इसलिए हम रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल को प्लेनेटरी मॉडल के नाम से भी जानते हैं। क्लियर है यहाँ तक की बातें। नेक्स्ट देखिए, अब बच्चों यहाँ पर जो है हम बात करें कि रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल जो है उसके डिफेक्ट या बोल सकते हैं उसके एटॉमिक मॉडल में क्या क्या कमियां रहेगी। सबसे पहली बात तो ये कि रदरफोर्ड जो है ये नहीं बता पाए कि जो ऑर्बिट है, सर्कुलर ऑर्बिट जो है या सर्कुलर पाथ है, उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं वो कितने कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, ये चीजें जो है रदरफोर्ड बस उन्होंने बता दिया कि न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन जो सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहे हैं, जिनको क्या बोल रहे हैं, ऑर्बिट। लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात जो है रदरफोर्ड नहीं कर पाए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। तो बच्चों यहाँ पर जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी की अगर बात करें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ये बोलती है बच्चों कि अगर आपके पास जैसे यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, यानी ये पॉजिटिवली चार्ज है और इलेक्ट्रॉन क्या है, नेगेटिवली चार्ज है ना। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ये बोलती है बच्चों, जब अपोजिट चार्ज, यानी ये आपका चार्ज फिक्स है और ये अपोजिट चार्ज वाला, ये कंटिन्यूसली क्या होगा, इसके अराउंड अगर कंटिन्यूसली रिवॉल्व करेगा तो इन दी फॉर्म ऑफ रेडिएशन ये क्या करेगा, एनर्जी लॉस करेगा। एनर्जी का लॉस करेगा, यानी लॉसेस ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी लूज होगी तो ये कंटिन्यूसली जब रिवॉल्व कर रहा है तो ये धीरे धीरे एनर्जी को लूज करते 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 क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस में आके गिर जाएंगे। अरे बस रेडिएशन की फॉर्म में एनर्जी का लॉस होगा तो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, धीरे धीरे थक हार कर क्या आएंगे, न्यूक्लियस में आके गिर जाएंगे। न्यूक्लियस में आके गिर गए इसका मतलब एटम का जो है एग्जिस्टेंस ही खत्म हो गया। लेकिन ऐसा होता है क्या, नहीं होता। तो नहीं होता, इस चीज को क्यों नहीं हो रहा है, तो इस चीज को जो है रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाए। यही क्या बन गया, इनके डिफेक्ट का रीजन बन गया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी इफ अ चार्ज पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन इज एक्सिलरेटेड अराउंड अनदर चार्ज पार्टिकल लाइक प्रोटॉन इन न्यूक्लियस देन देयर वुड बी कंटिन्यूअस loss of energy due to continuous emission of radiations. This loss of energy would slow down the speed of electron and eventually the electron would fall into the nucleus, but such a collapse does not occur. लेकिन ऐसा collapse जो है नहीं होता है। रदरफोर्ड मॉडल could not explain this theory. रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल ने इस थ्योरी को एक्सप्लेन नहीं किया, नहीं कर पाए। ठीक है, ये इनके डिफेक्ट का, ये हम बोल सकते हैं कि डिसएडवांटेज का पॉइंट बन गया। क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट देखिए, इफ द इलेक्ट्रॉन लॉसेस एनर्जी कंटिन्यूअसली द ऑब्जर्व्ड स्पेक्ट्रम शुड बी कंटिन्यूअस बट द एक्चुअल ऑब्जर्व्ड स्पेक्ट्रम कंसिस्ट ऑफ वेल डिफाइंड लाइंस ऑफ डेफिनेट फ्रीक्वेंसीज। तो ये भी डिफेक्ट का रीजन बच्चों बन गया। यहाँ पर देखो सीधी सी बात ये कहना चाह रहे हैं, यहाँ पर देखो ये एनर्जी का लूज कर रहा है। ठीक है, ये एनर्जी क्या हो रहा है, लॉस कर रहा है। अब ये एनर्जी कंटिन्यूसली लॉस हो रही है, तो यहाँ पर जैसे स्पेक्ट्रम आपने देखा होगा ना कि यहाँ पर अगर प्रिज्म रख दें तो यहाँ पर जो है हमें विबग्योर की फॉर्म में स्पेक्ट्रम जो है वो मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कंटिन्यूसली जो है रेडिएशंस मिल रहे हैं, तो स्पेक्ट्रम भी कैसा मिलना चाहिए, कंटिन्यूस मिलना चाहिए। लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। जो स्पेक्ट्रम मिलता है वो एक डेफिनेट फ्रीक्वेंसी की लाइंस मिलती हैं। ठीक है, यही लिखा हुआ है कंसिस्ट ऑफ वेल डिफाइंड लाइंस ऑफ डेफिनेट फ्रीक्वेंसी हेंस द लॉस ऑफ एनर्जी इज नॉट कंटिन्यूअस इन एन एटम। तो एनर्जी का लॉस जो है वो कंटिन्यूअसली नहीं होता है, इसके पीछे और ना और कोई कंसेप्ट लगा हुआ है। तो इस चीज को जो है रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाए। ठीक है बच्चों, तो डिफेक्ट के मेन रीजन क्या होगा, सबसे पहली बात तो ये कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को नहीं बता पाए। सेकंड बच्चों, रदरफोर्ड के डिफेक्ट, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल जो है
डिफेक्ट रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के अंदर क्या डिफेक्ट रहा? सेकंड जो है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी जो होती है उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए। थर्ड जो है कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम नहीं मिलता है, इस चीज को भी क्या हुआ है, रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाए। फिर रदरफोर्ड के बाद आया बच्चों को 1913 में बोहर, नील्स बोहर। तो नील्स बोहर ने जो है, नील्स बोहर के टाइम तक जो है बहुत सारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपनी अपनी थ्योरीज दी थी, तो सबका कंक्लूजन निकाल के नील्स बोहर ने एटॉमिक मॉडल को लेकर खुद के कुछ पॉस्टुलेट दिए, और जो रदरफोर्ड मॉडल की कमियां थी बच्चों उनको भी वहां पर फुलफिल किया। अब उन कमियों में सुधार कैसे किया, हम ये बोल सकते हैं रदरफोर्ड का प्रॉपर्ली डिस्कार्ड तो नहीं बोल सकते, ये बोल सकते हैं कि नील्स बोहर ने रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में कुछ ना कुछ सुधार किए, और वो सुधार क्या थे, उसके लिए उन्होंने क्या क्या पॉस्टुलेट दिए देखते हैं। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, टू ओवरकम द ऑब्जेक्शंस टू रदरफोर्ड्स मॉडल एंड टू एक्सप्लेन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, बोहर प्रपोज्ड अ क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ द एटम। बच्चों याद रखिए, बोहर एटॉमिक मॉडल को क्वांटम मैकेनिकल मॉडल भी कहा जाता है। बोहर एटॉमिक मॉडल को क्या कहा जाता है? क्वांटम मैकेनिकल मॉडल भी कहा जाता है। तो इस मॉडल से रिलेटेड क्या क्या पॉस्टुलेट्स हैं? तो बच्चों देखिए, द इम्पोर्टेंट पॉस्टुलेट ऑन विच बोहर्स मॉडल इज बेस्ड आर दी फॉलोइंग। तो फर्स्ट पॉस्टुलेट क्या है बच्चों? फर्स्ट पॉस्टुलेट जो है बोहर का, ये बोलता है ये बच्चों, सेंटर के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में कौन प्रेजेंट होता है? प्रोटॉन प्रेजेंट होता है। एक चीज याद रखना, नील्स बोहर का जो एटॉमिक मॉडल है उस टाइम तक भी जो है न्यूट्रॉन की अभी डिस्कवर नहीं हुई है। ये किस बेस पे एटॉमिक मॉडल दिए जा रहे हैं अभी? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बेसिस पे, ठीक है। तो पहली बात भी यही, पहली बात जो है, या हम बात करें फर्स्ट पॉस्टुलेट जो है रदरफोर्ड ने दिया, उससे मतलब रदरफोर्ड ने जो बात कही न्यूक्लियस वाली, वही बात जो किसने की है? बोहर ने की है, नील्स बोहर ने। इनके अकॉर्डिंग भी यही है कि जो आपका न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर कौन प्रेजेंट है बच्चों? प्रोटॉन्स प्रेजेंट है। द साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल, इट इज प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ द एटम। और ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है? एटम के सेंटर में प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब वहां पर जो है मैंने बात कही थी कि रदरफोर्ड ने जो है वो सर्कुलर ऑर्बिट जो है ना, उनकी कोई फिक्स वो नहीं बताया था कि वो सर्कुलर पाथ जो है वो कैसा है, क्या है, इलेक्ट्रॉन कहाँ पर रिवॉल्व कर रहे हैं, कितने इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, बस उन्होंने बता दिया कि सर्कुलर पाथ होते हैं, उनमें रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। लेकिन उन सर्कुलर पाथ्स को नील्स बोहर ने प्रॉपर नाम दे दिया, प्रॉपर बता दिया। क्या बताया आगे देखिए, ईच स्टेशनरी ऑर्बिट इज एसोसिएटेड विद अ डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी, यानी इलेक्ट्रॉन उन्हीं ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं जिन ऑर्बिट की एनर्जी जो है वो डेफिनेट होगी। आगे देखिए, द ग्रेटर इज डिस्टेंस ऑफ द ऑर्बिट फ्रॉम द न्यूक्लियस मोर शैल बी द एनर्जी एसोसिएटेड विद इट। These orbits are also called energy levels and are numbered as 1, 2, 3, 4 or K, L, M, N from nucleus to outwards. बच्चों इन पॉस्टुलेट को एक बार मैं क्या करता हूँ, आपको एक यहाँ पर बना के बता देता हूँ। देखो यहाँ बोहर ने क्या बताया, ये सेंटर में क्या है? न्यूक्लियस है, इसके अराउंड क्या है? ठीक है, ये क्या है यहाँ पर? न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस में बच्चों प्रोटॉन प्रेजेंट है, ये तो किसने बचाया? बोहर ने। लेकिन हम इसको और साथ में लिख देते हैं, इसमें कौन होते हैं? न्यूट्रॉन भी होते हैं, यस और नो? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कलेक्टिवली कहा जाता है बच्चों न्यूट्रॉन्स, सॉरी इनको कहा जाता है न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स क्या कहा जाता है? न्यूक्लियॉन्स, ठीक है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ है? न्यूक्लियस में प्रेजेंट है। इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं, लेकिन रदरफोर्ड ने बताया ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर रहे हैं, लेकिन नील्स बोहर ने क्या बता दिया कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं फिक्स्ड एनर्जी वाले ऑर्बिट्स के अंदर रिवॉल्व कर रहे हैं, जिनकी एनर्जीज फिक्स हैं, समझ रहे हो? यानी उनका इलेक्ट्रॉन्स का जो रिवॉल्यूशन है, इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहे हैं, जिस ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व कर रहे हैं, उनकी एनर्जी जो है वो फिक्स है, सपोज। और इन जो फिक्स्ड ऑर्बिट है ना, इनको इन्होंने नाम दे दिया, इनको देखो ऑर्बिट बोल दो, शेल बोल दो, या हम इनको क्या बोल दें?
एनर्जी लेवल, एनर्जी लेवल। और इन शेल्स का जो है नाम भी दे दिया बॉन्ड ने। जैसे फर्स्ट शेल की बात करें बच्चों, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, यहाँ पर एक शेल और मैं ले लेता हूँ, ये सपोज मेरे पास फोर्थ वाला, ठीक है। इनका नाम दे दिया इन्होंने के एल एम, सॉरी यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ये, के शेल, एल शेल, एम शेल, एन शेल एंड सो ऑन। ये कहाँ तक जाएगा बच्चों? इनफाइनाइट तक, ठीक है। ये एक शेल और हम यहाँ पर बना देते हैं, ठीक है। तो ये जो फिक्स्ड ऑर्बिट है इनका भी नाम दे दिया इन्होंने, के शेल, एल शेल, एम शेल, एन शेल एंड सो ऑन। अगर एनर्जी लेवल की बात मैं करूँ तो बच्चों, ये इसका फर्स्ट एनर्जी लेवल, ये सेकंड एनर्जी लेवल, ये थर्ड एनर्जी लेवल, ये फोर्थ एनर्जी लेवल एंड सो ऑन। आ रही बात समझ? ये और हम बात करें कि ये कितना है, तो यहाँ पर जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाएगी वैसे वैसे एटम का साइज बढ़ता जाएगा, नंबर ऑफ शेल्स ऐड होते जाएंगे, ठीक है। एनर्जी लेवल जो है वो भी क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। क्लियर है ये बात? तो पहली बात तो देखो, इसको कंपेयर करते जाते हैं हम किससे? हमारे पोस्टुलेट से। देखिए, द each stationary orbit is associated with a definite amount of energy. The greater is the distance of the orbit from the nucleus, more shall be the energy associated with it. These orbits are called energy levels and are numbered as 1, 2, 3, 4 और KLMN from nucleus to outwards. या इसी को हम क्या बोल रहे हैं कि हम इसको क्या नाम देख सकते हैं? 1, जैसे ये आपका 1, 2, 3, 4 ये चलता जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पोस्टुलेट देखिए, by the time the electron remain in any one of the allowed stationary orbit, it does not lose energy. Such a state is called ground or normal state. बहुत अच्छी लाइन है बच्चों। क्या है लाइन? कि जब तक इलेक्ट्रॉन फिक्स्ड एनर्जी लेवल में रिवॉल्व कर रहा है, फिक्स्ड एनर्जी लेवल में रिवॉल्व कर रहा है, तब तक वो ना तो एनर्जी को लूज कर रहा है ना एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है। समझ रहे हो इस बात को? कि ना तो वो एनर्जी दे रहा है ना एनर्जी ले रहा है, क्योंकि जिस ऑर्बिट के अंदर वो रिवॉल्व कर रहा है उसकी एनर्जी फिक्स्ड है। तो फिक्स्ड एनर्जी में जब तक वो रिवॉल्व कर रहा है तब तक ना तो एनर्जी लूज करेगा ना एनर्जी गेन करेगा। और वो जो फिक्स्ड स्टेशनरी ऑर्बिट के अंदर जिसकी एनर्जी फिक्स है ना, उसको हम क्या बोल रहे हैं? उसकी ग्राउंड स्टेट बोल रहे हैं। यहाँ पर जैसे ये इलेक्ट्रॉन जो है फिक्स्ड एनर्जी वाले सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है, तो ये क्या है? इसकी ग्राउंड स्टेट है, ठीक है सर। ये तो समझ में आ गया कि इलेक्ट्रॉन जो है जब फिक्स्ड एनर्जी लेवल में रिवॉल्व कर रहा है तो वहां पर ना तो इलेक्ट्रॉन जो है एनर्जी ले रहा है ना दे रहा है, लेकिन कब लेगा और कब देगा? तो कब लेगा? जब बच्चों इलेक्ट्रॉन इस वाले शेल से, यह हम बोले फर्स्ट एनर्जी लेवल से अगर सेकंड एनर्जी लेवल में जा रहा है, समझ रहे हो? फर्स्ट एनर्जी लेवल से सेकंड एनर्जी लेवल में जा रहा है, तो इस केस में ये क्या करेगा? एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। क्या करेगा? एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। यानी इसको ग्राउंड स्टेट से ऊपर जाने के लिए अगर जाना है ऊपर, तो उसको एनर्जी क्या करनी पड़ेगी? एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी, एनर्जी देनी पड़ेगी हमें इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट से ऊपर वाली स्टेट में पहुंचाने के लिए। और जब ये ग्राउंड स्टेट से ऊपर वाले ऑर्बिट के अंदर जा रहा है ना, ऊपर वाले एनर्जी फिक्स्ड और एनर्जी वाले शेल के अंदर जा रहा है, तो इसको हम बोल रहे हैं बच्चों कौन सी? इसकी एक्साइटेड स्टेट। कौन सी स्टेट बोल रहे हैं बच्चों? तो ये नीचे वाली तो कौन सी हो गई? ग्राउंड स्टेट। और जब इसको एनर्जी दी तो इलेक्ट्रॉन जंप कर गया अगले ऑर्बिट में, अगले शेल में, तो वो वाली स्टेट कौन सी हो गई? उसकी एक्साइटेड स्टेट। तो जब इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाता है तो उस केस में एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। और जब एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आता है, सपोज यहां वाला इलेक्ट्रॉन उसको यहां पर आना है, फर्स्ट वाले शेल के अंदर आना है, तो इस केस में क्या होगा? ये एनर्जी रिलीज करेगा, लॉस ऑफ एनर्जी। एनर्जी क्या करेगा बच्चों? रिलीज करेगा, लॉस ऑफ एनर्जी करेगा। समझ में आ गई बात? नीचे से ऊपर गया तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, ऊपर से नीचे आएगा तो एनर्जी रिलीज करेगा।
लेकिन जब तक इलेक्ट्रॉन अपने फिक्स्ड ऑर्बिट के अंदर या फिक्स्ड एनर्जी लेवल के अंदर रिवॉल्व कर रहा है, उस केस में ना तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा ना एनर्जी रिलीज करेगा। क्लियर है ये बात? और जब फिक्स्ड एनर्जी लेवल में वो अपने रिवॉल्व कर रहा है तो उसको तो हम बोल रहे हैं ग्राउंड स्टेट। जंप कर गया नेक्स्ट के अंदर तो वो हो गई उसकी एक्साइटेड स्टेट। ग्राउंड से एक्साइटेड स्टेट में जा रहा है तो एनर्जी एब्जॉर्ब, एक्साइटेड से ग्राउंड में आ रहा है तो एनर्जी रिलीज। क्लियर है ये चीज? नेक्स्ट देखिए, तो उसको हम सच स्टेट इज कॉल्ड ग्राउंड और नॉर्मल स्टेट। आगे देखिए, द एमिशन और एब्जॉर्प्शन, द एमिशन और एब्जॉर्प्शन of energy in the form of radiation can only occur when an electron jumps from one stationary orbit to another। ये बात अभी मैंने समझाई बच्चों आपको कि एनर्जी जो है का एब्जॉर्प्शन या एनर्जी को रिलीज करना कब करेगा? जब वो अपनी एक स्टेशनरी ऑर्बिट से किस में जाएगा, दूसरे में जाएगा, तो हम क्या तो उस केस में एनर्जी जो है रिलीज करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। और उस एनर्जी की बच्चों हम वैल्यू निकाल सकते हैं, डेल्टा ई इक्वल टू ई फाइनल माइनस ई इनिशियल। ई फाइनल माइनस ई इनिशियल, या हम बोल दें कि इसकी जो वैल्यू होगी वो बच्चों किसके इक्वल होगी? एच न्यू के। ये जो साइन है न्यू का साइन है एच न्यू। एच क्या है यहाँ पर? प्लांक्स कांस्टेंट होता है बच्चों, जिसकी वैल्यू फिक्स होती है 6.625 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। ठीक है, तो इस केस में हम एनर्जी की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। कैसे? यहाँ पर देखो, सपोज करो मैंने आपको बोला ये इसका फर्स्ट एनर्जी लेवल, ये सेकेंड एनर्जी लेवल। इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पर गया, सॉरी ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से, ये जो है फर्स्ट एनर्जी लेवल से सेकंड एनर्जी लेवल में गया है। तो मैंने बोला बताओ एनर्जी कितना, एनर्जी डिफरेंस कितना आया? तो E2 माइनस क्या कर दो आप? E1। अगर फर्स्ट से थर्ड में जा रहा है तो डेल्टा E इक्वल टू कितना हो जाएगा? E3 माइनस E1। अगर फर्स्ट से फोर्थ में जा रहा है तो डेल्टा E इक्वल टू कितना हो जाएगा? E4 माइनस E1। 2 से थर्ड में जा रहा है, 2 से थर्ड में, मैंने बोला 2 से किस में जा रहा है? थर्ड में, तो डेल्टा E इक्वल टू कितना हो जाएगा? E3 माइनस E2। निकाल सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, आगे देखिए, एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड व्हेन द इलेक्ट्रॉन जंप्स। तो ये चीज मैंने आपको बता दी कि लोअर से हायर में जा रहा है तो वो वहां पर एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा व्हेन द इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम इनर टू आउटर ऑर्बिट बाय एब्जॉर्बिंग डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी। द न्यू स्टेट ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज सेड टू बी एक्साइटेड स्टेट। तो ग्राउंड स्टेट क्या होती है, एक्साइटेड स्टेट क्या होती है, ये मैंने बता दिया। एनर्जी का एब्जॉर्प्शन कब करेगा ये भी आपको क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है बच्चों, नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर पाथ। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑफ द मूविंग इलेक्ट्रॉन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। बहुत अच्छी बात है बच्चों, बहुत अच्छी बात। कैसे है यहाँ पर समझो, ये क्या कहना चाह रहा है, जैसे रदरफोर्ड का ये डिफेक्ट था ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी आई थी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी क्या बोल रही है कि चार्ज पार्टिकल किसी चार्ज पार्टिकल के अपोजिट चार्ज पार्टिकल कंटिन्यूस रिवॉल्व कर रहा है तो एनर्जी लूज होनी चाहिए थी। एनर्जी लूज होगी तो ये धीरे 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 क्या होगा, न्यूक्लियस में गिर जाएगा। ऐसा होता नहीं। इसको एक्सप्लेन किया किसने? रदरफोर्ड ने। किसने? सॉरी, नील्स बोहर ने। ठीक है, तो नील्स बोहर ने क्या बताया कि ये बताया बच्चों कि यहाँ पर जो है कोई भी चार्ज पार्टिकल अपोजिट, मतलब चार्ज पार्टिकल के अराउंड कोई चार्ज पार्टिकल रिवॉल्व करता है ना, तो यहाँ पर लगता है बच्चों कौन सा फोर्स? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, और इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से इसके अपोजिट साइड में भी एक फोर्स लगता है जिसको कहा जाता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, या हम बोल दें सेंट्रीपिटल फोर्स। समझ रहे हो बच्चों इस बात को कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है उसकी वजह से अपोजिट साइड में भी क्या लग रहा है? एक फोर्स लग रहा है जिसको कहा जाता है सेंट्रीपिटल फोर्स। या सीधा सा मैं आपको एग्जांपल समझाऊं, आपने बचपन में ये किया होगा, जैसे धागा, लंबा सा धागा लिया, उस पर एक पत्थर लगाया,
पत्थर को बांध दिया और उसको ऐसे कंटिन्यूसली ऐसे ऐसे घुमाओ, तो घुमाओगे तब क्या होगा, एक प्रॉपर मतलब प्रॉपर डिस्टेंस पे जो है वो धागा घूमता रहेगा, घूमेगा। अब वो क्यों घूम रहा है, क्योंकि यहाँ से जो फोर्स लग रहा है उसके अपोजिट साइड में भी कोई फोर्स लग रहा है जो उसको बैलेंस में रख रहा है। इन दोनों फोर्स में से जब तक वो इक्वल है दोनों फोर्स, तब तक तो वो धागा जो है कंटिन्यूसली मूव करेगा, लेकिन दोनों फोर्स में से कोई कम ज्यादा हो गया ना तो वो धागा आके गिर जाएगा। क्या है ना, बचपन में खेले हो ना, वैसे बिल्कुल खेले होंगे, नहीं खेले तो अब खेलना। धागा बांधना, सॉरी धागा लेना, धागे के एंड साइड पर जो है एक पत्थर को बांध देना छोटे से, उसको कंटिन्यूसली यूं यूं घुमाना, तो वो कंटिन्यूसली घूमेगा। कब तक घूमेगा, जब तक कि इस डायरेक्शन में और उसके अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है वो इक्वल है। और दोनों में से फोर्स कम ज्यादा होंगे तो क्या होगा, धागा गिर जाएगा नीचे। या मैं सीधी सी बात करूं, यहाँ पर जो मेरे दोनों हाथ है, इधर का फोर्स इक्वल है, तो यहाँ पर मैं स्टेशनरी मतलब स्टेशन ना तो इधर जाऊंगा ना इधर जाऊंगा। समझ रहे हो? तो ऐसा ही कंसेप्ट यहाँ पर है कि इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल है, प्रोटॉन भी चार्ज पार्टिकल है। तो इलेक्ट्रॉन जो मतलब प्रोटॉन की वजह से इलेक्ट्रॉन की तरफ क्या लग रहा है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, जिसकी वजह से अपोजिट डायरेक्शन में भी एक फोर्स लग रहा है, सेंट्रीपिटल या सेंट्रीफ्यूगल बोल दो। तो ये दोनों फोर्स यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को Fe से मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ, सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल है। इस वजह से इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस में आके नहीं गिर रहा है, वो अपनी फिक्स्ड एनर्जी शेल के अंदर या फिक्स्ड एनर्जी लेवल के अंदर क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। तो यही बात लिखी हुई है बच्चों, यहाँ पर देखो, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूवर्ड्स न्यूक्लियस इज इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, या आप इसको F इक्वल टू FC लिख लीजिए। ठीक है, ठीक है, ये बात भी समझ में आई। और अच्छे से इनको और अच्छे से इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए रदरफोर्ड ने एक अच्छी बात और कह दी, रदरफोर्ड ने नहीं सॉरी नील्स बोहर ने, देखिए क्या कहा, देखो बच्चों यहाँ पर समझना है इस चीज को, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वाली बात तो समझ में आ गई आपको। ठीक है, देखो बच्चों यहाँ पर अगर मैं मानूं कि ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है, यहाँ इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहा है उसको अगर मैं ले लेता हूँ मास m, इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहा है उसका मास m, ठीक है, यहाँ वाली जो डिस्टेंस है बच्चों वो r, और ये इलेक्ट्रॉन जो है v वेलोसिटी से इस फिक्स्ड एनर्जी लेवल पर या फिर हम बोलेंगे फिक्स्ड ऑर्बिट में, स्टेशनरी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, इसका मास m है, वहां पर क्या है आपकी डिस्टेंस r, ये न्यूक्लियस है और ये v वेलोसिटी से क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। तो नील्स बोहर ने और अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए कि इलेक्ट्रॉन जो है आखिर न्यूक्लियस में आके क्यों नहीं गिर रहा है या फिक्स्ड एनर्जी लेवल में ही वहां पर रिवॉल्व क्यों कर रहा है, क्यों, क्योंकि उसका एंगुलर मोमेंटम जो है बच्चों वो इक्वल टू होता है इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 के, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ NH/2 के। n यहाँ पर क्या है बच्चों, नंबर ऑफ शेल, यानी n की वैल्यू अगर मैं 1 पुट कर दूं तो फर्स्ट शेल हो गया, इसका मतलब वहां पर एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू फिक्स आएगी बच्चों1h/2, n की वैल्यू अगर 2 रख दूं तो 2h/2, n की वैल्यू आप 3 पुट कर दीजिए तो कितना आएगा 3h/2। तो ये जो एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू है बच्चों हर एक फिक्स्ड ऑर्बिट के लिए फिक्स्ड वैल्यू आएगी। तो उस केस में भी जो है इलेक्ट्रॉन उसी के अंदर रिवॉल्व कर रहे हैं जिनके एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू इंटीग्रल मल्टीपल होती है किसकी, h/NH/2 की। अब सर ये एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, तो एंगुलर मोमेंटम का मतलब ये है बच्चों, अगर मैं बात करूं आपसे मोमेंटम की, तो मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, और इलेक्ट्रॉन का मास कितना है m और वेलोसिटी कितनी है v, यस और नो।
और एंगुलर का मतलब बच्चों यहाँ पर एंगुलर वर्ड आ गया ना, तो एंगुलर वर्ड का मतलब यहाँ पर जो है आप यहाँ पर देखो डिस्टेंस कितनी है r, तो इसको मल्टीप्लाई कर दें r साइन थीटा से, तो साइन थीटा यहाँ पर एंगल कितना बन रहा है 90 डिग्री का, तो r इंटू साइन 90 डिग्री, साइन 90 की वैल्यू कितनी है बच्चों, कितनी होती है 1, तो ये तो 1 हो गया, क्या हुआ आपका MVR, तो MVR क्या है आपका एंगुलर मोमेंटम। MVR क्या है यहाँ पर, फिजिक्स के अंदर पढ़ते हो ना ये चीजें, वेक्टर क्वांटिटी पढ़ा है, अरे पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, ठीक है। तो क्रॉस का साइन हटाते हैं वेक्टर क्वांटिटी में तो क्या लगता है साइन थीटा लगता है, साइन थीटा तो यहाँ पर कितना साइन 90 डिग्री है, साइन 90 डिग्री है तो यहाँ पर 90 डिग्री की वैल्यू कितनी हो गई 1, तो यहाँ पर ये एंगुलर मोमेंटम है MVR, तो MVR जो है एंगुलर मोमेंटम क्या हो गया बच्चों MVR, तो ये h/2 पाएगा, यानी जो आपका इलेक्ट्रॉन है उन्हीं फिक्स्ड ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं जिनके एंगुलर मोमेंटम जो है जिनका एंगुलर मोमेंटम में जो है h/2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल है। क्लियर है, तो देखिए आगे यहाँ पर यही बात लिखी हुई है, आउट ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉसिबल सर्कुलर ऑर्बिट्स, यानी न्यूक्लियस के बाद बहुत इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट्स है, बट the electron can revolve only in those orbit whose angular momentum is an integral multiple of h/2 pi, that is MVR is equal to NH/2 pi। लेकिन इलेक्ट्रॉन उन्हीं सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं जिनका एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू कितना है NH/2 पाई। m यहाँ पर क्या है बच्चों मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, v वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, r इज रेडियस ऑफ द ऑर्बिट, n क्या है यहाँ पर 1 2 3 4 एंड सो ऑन नंबर ऑफ द ऑर्बिट। द एंगुलर मोमेंटम कैन हैव वैल्यू सच एज h/2 पाई, 2h/2 पाई, 3h/d5, बट इट कैन नॉट हैव अ फ्रैक्शनल वैल्यू, thus the angular momentum is quantized। इनकी वैल्यू जो है बच्चों कैसी आ रही है, फ्रैक्शंस में नहीं आ रही है, फ्रैक्शन में नहीं आ रही है, इसका मतलब क्या हो गया एंगुलर मोमेंटम जो है कैसा है क्वांटाइज्ड है। द स्पेसिफाइड सर्कुलर ऑर्बिट क्वांटाइज्ड आर कोल्ड स्टेशनरी ऑर्बिट्स, और उन्हीं को हम क्या बोल रहे हैं स्टेशनरी ऑर्बिट्स बोल रहे हैं। क्लियर है बच्चों, यहाँ तक की बातें समझ में आई, क्लियर है। तो आज के सेशन में हमने क्या देखा बच्चों, कहाँ से कहानी स्टार्ट हुई थी हमारी, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन से, ठीक है। तो न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी जेम्स चैडविक ने की, ये चीज हमें क्लियर हुई, ठीक है। फिर जो आपके एटम है, एटम के मॉडल्स देना स्टार्ट हुए। सबसे पहला मॉडल हमने पढ़ा किसका, जे थॉमसन का। जे थॉमसन ने प्लम पुडिंग या फिर वाटरमेलन मॉडल जो है उसके बेसिस पे जो मॉडल दिया था उसको पढ़ा। उसके मेरिट्स क्या रहे, डीमेरिट्स क्या रहे, वो हमने अच्छे से क्लियर किए। नेक्स्ट हमारे पास कौन आए, रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने क्या एक्सपेरिमेंट किया बच्चों, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, ठीक है, जिसको गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट भी कहा जाता है। उस क्या एक्सपेरिमेंट था, उसके क्या क्या ऑब्जर्वेशंस थे वो हमने क्लियर किए, ठीक है। रदरफोर्ड मॉडल के क्या डिफेक्ट्स रहे वो हमने क्लियर किए। रदरफोर्ड के जो मॉडल है उनमें जो जो कमियां रही उनको फुलफिल किया किसने, बोहर ने। तो बोहर मॉडल के क्या क्या पोस्टुलेट हैं, हर एक पोस्टुलेट को हमने क्लियर किया, ठीक है। बाकी नेक्स्ट सेशन में इस चैप्टर को हम कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय।